लेबर लॉ की जानकारी तब तक अधूरी है जब तक लेबर लॉ के सभी जो प्रमुख अधिनियम हैं, एक्ट्स हैं, उनकी जानकारी लॉ के प्रवर्तनकर्ता को या उसके एप्लीकेबिलिटी को यूज करने को या अपने यहाँ उसके रिटर्न सबमिट करने के लिए सभी की जानकारी पूर्ण रूप से होना अनिवार्यता में आवश्यक है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज का एक अधिनियम है, एक्ट है, वो है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। और इसी के साथ है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट, क्योंकि इसमें उनके प्रावधान दिए गए हैं वो जो सेस को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए हैं। तो इन दोनों की, बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, इन दोनों की जानकारी होना किसी भी जो लेबर लॉ के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनको आवश्यक है। आइए थोड़ी सी जानकारी आपकी अपडेट करते हैं। और यह जो आईएएस में या लेबर लॉ के एक्सपर्ट की तरह से अपने आप को एनफोर्समेंट में एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, उन सब के लिए भी बहुत आवश्यक है। आइए समझते हैं। An act to regulate the employment and conditions of service of building and other construction workers to provide for their safety, health and welfare measures for other matters connected therewith and incidental thereto। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसमें अधिकतर लोग कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एक्ट के तहत, जिसे CLRA बोलते हैं, उसके तहत मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और ना उनकी सेफ्टी का, ना उनकी हेल्थ का, ना उनके वेलफेयर का, ना उनके सोशल अपलिफ्टमेंट का ध्यान रखते हैं। और यह एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है। यदि आप भारत में जो ब्रिजेस बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स डेवलप करते हैं, रियल इस्टेट में काम करते हैं, या इस तरह के जहां ये एक्ट लागू होता है उनमें काम करते हैं, तो वह ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में लगभग 8 करोड़ लोग काम करते हैं। बड़ा नंबर है। मतलब इसको यदि आप ठीक से अप्लाई कर लें तो बहुत लोगों की जिंदगी सुधर सकती है। आइए इसी के प्रावधानों को समझते हैं। इसके मेन कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट BOCW 1996 क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, BOC वर्क्स एंड BOC वर्क क्या है, बिल्डिंग वर्कर्स क्या है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, वेलफेयर बोर्ड्स कैसे काम कर रहे हैं, इसमें कितना पैसा है। मैं आज यहीं आपको बता दूं कि ये भारत का एक ऐसा एक्ट है जिसमें पैसा बहुत अधिक है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ना गवर्नमेंट मशीनरी करना चाहती है, ना ही वर्कर्स को पता होता है, क्योंकि वर्कर्स से पैसा जाता नहीं, उसकी अवेयरनेस नहीं, तो वो उसके बेनिफिट को नहीं ले पाता है। इसलिए इसकी अवेयरनेस वर्कर्स को भी होना और जो इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं उनको भी होना आवश्यक है, क्योंकि वो यदि सेस दे रहे हैं तो अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट भी दिलाएं। आवर्स ऑफ वर्क कितने हैं, वेलफेयर मेजर्स क्या हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स क्या क्या हैं, इंस्पेक्टिंग स्टाफ उसके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या क्या है, इसमें पेनल्टीज और उनको प्रोसीजर क्या है, और फिर इसका कंक्लूजन। और फिर इसके बाद करेंगे जो सेस एक्ट है कि पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, कितना % आता है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि टू रिजॉल्व द इशू ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अनस्किल्ड लोग काम करते हैं और नहीं भी काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर उनको अनस्किल्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो टू रिजॉल्व द इशू ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स हु वर्क इन इंटेंसिव pitiful conditions, and Government of India has introduced the Building and Other Construction Workers Act 1996, जिसको शॉर्ट में BOCW एक्ट कहते हैं। It is an act regulate the employment and conditions of service of the building and the other construction workers, and खासतौर से 3 चीजों पर काम करता है: their safety,
health issues and their welfare. It extends to whole of India. सबसे पहले केरल में स्टार्ट हुआ था और आज ये पूरे भारत में फैला हुआ है और यह फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1996 से भारत में लागू है. It applies to every establishment which employ or had employed on any day of the preceding 12 months 10 or more building workers. मैं यहाँ यह भी बता दूं कि पहले इसमें जो आप अपनी डोमेस्टिक हाउसेज भी बनाते थे, यदि उनकी कॉस्ट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होती तो लागू होता था. अब उसको 40 लाख करने की बात की जा रही है और ये ब्रिजेस, रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क जितने भी हैं ये सब पर लागू होता है. इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि इसका डेटा ठीक से मिल नहीं सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 8 करोड़ लोग स्किल्ड और अनस्किल्ड इस काम में जुड़े हुए हैं और जिनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है बहुत बार. यह देखने को मिलेगा उनकी सेफ्टी का, उनके वेलफेयर का. आप कहीं रोड बनती देखिएगा, किसी ब्रिज को बनते देखिएगा तो आपको बिल्कुल आभास हो जाएगा. तो दूसरा इशू है टू एड्रेस द इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, इल ट्रीटमेंट, पुअर हेल्थ एंड फैसिलिटीज एंड नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स. उन सबको दूर किया जाए और इम्प्रूव किया जाए. ऑब्जेक्टिव क्या है? द BOCW एक्ट एंश्योर दैट द सेफ्टी एनवायरमेंट इज प्रोवाइडेड टू देम. जो भी लोग, आप जितने भी कॉस्मोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं और अब तो उससे भी छोटे शहरों में अब हाई राइज बिल्डिंग बनने लगी हैं, उनको सबको सेफ्टी मेजर्स दिए जाएं. जो ब्रिजेस पर काम करते हैं, जो अदर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उन सबको उनकी सेफ्टी के लिए अवेयरनेस डेवलप की जाए बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम के थ्रू और उनको सेफ्टी के PPE, जिन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, वो मुहैया कराए जाएं. दूसरा, प्रोवाइड क्विक हेल्प टू वर्कर्स इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, प्रोवाइडिंग पेंशंस, इशूइंग लोन्स एक्सेट्रा. जो लोग लगातार, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियां हैं, उनमें सालों साल ये काम लोग करते हैं, तो उन सब में उनके डेथ के बाद उनके परिवारों को पेंशन और उनको लोन की सुविधा, उनके बच्चों की शादी की सुविधा, बच्चों को एजुकेशन की सुविधा, ये सब सुविधा मुहैया कराई जाए. तीसरा मेन रीजन है रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स फॉर देयर मैटर्स एसोसिएटेड देयर विथ. बहुत जैसे उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ने की, उनको खेलने की, उनके क्रचिज की, इस तरह की सुविधा की यह एक्ट बात करता है. इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? यदि मैं देखूं तो 6 बड़े बेनिफिट हैं. नंबर 1, डिसेबिलिटी पेंशन है 3000 रुपये पर मंथ तक. यदि कोई जहां ये एक्ट लागू होता है वो किसी तरह से डिसेबल हो जाए तो उसको 3000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी. दूसरा, ग्रांट फॉर परचेज ऑफ टूल्स, 10,000 तक का लोन दिया जा सकता है. जैसे मैशन है, कारपेंटर है, जो इन बिल्डिंगों में काम करते हैं, उन सब के लिए. एजुकेशन एंड मैरिज असिस्टेंस फॉर देयर चिल्ड्रंस, लोन, फ्यूनरल असिस्टेंट, ये सब सुविधाएं हैं. बच्चों की पढ़ने की कॉपी किताबें, नोटबुक्स, उनकी फीस का अरेंजमेंट, ये सब इसमें है. मेडिकल असिस्टेंट, मैटरनिटी बेनिफिट, एक्सीडेंट कवर, ये भी इसमें है. पेमेंट ऑफ डेथ, इसमें 4 लाख तक का मुआवजा यदि किसी की डेथ होती है और वहाँ ये एक्ट लागू है और वो वर्कर इसमें रजिस्टर्ड है इस स्कीम में, तो उसको 4 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा. और पेंशन रुपीज 1500, 1500 पर मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग द 60 ईयर्स. यदि कोई आदमी लगातार काम कर रहा है 1996 से और अब रिटायर हो रहा है तो उसको 1500 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी यदि वो 60 साल का होने के बाद रिटायर हो रहा है और उसका इसमें रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली रजिस्टर्ड था.
तो ये 6 बड़े बड़े बेनिफिट हैं, और जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हैं वो इनको दिलाते हैं। मैं जब भी बहुत जगह जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूं तो बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, और अब यह अच्छी बात है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव ये कहने लगे हैं कि हाँ, हम अपने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट दिलाते हैं। आगे बात करते हैं हम बीओसी एंड बिल्डिंग वर्कर्स। बीओसीडब्ल्यू क्या है और बिल्डिंग वर्कर क्या है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स की परिभाषा मोटी मोटी यह है कि जहां कंस्ट्रक्शन होता है, ऑल्टरेशन होता है, रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है इन रिलेशन टू बिल्डिंग्स, स्ट्रीट, रोड, रेलवे, इरिगेशन, ड्रेनेज, फ्लड कंट्रोल, वाटर वर्क्स, ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन, जैसे उनकी पाइपलाइन डलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस डलती हैं, और इस तरह के अन्य बहुत सारे काम। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं ये कहाँ कहाँ लागू होता है, क्योंकि इसका दायरा इतना बड़ा है कि उसमें यदि वास्तव में ठीक से इसका डेटा को कलेक्ट किया जाए तो हो सकता है कि 8 करोड़ से भी लोग अधिक मिल जाए। वह यह है कि कंस्ट्रक्शन, अल्टरेशन, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस in relation to buildings, street, roads, railways, irrigation, drainage, flood controls, water works, oil and gas construction, electric lines, electric distribution, etc. तो ये बहुत बड़ा एरिया है। अब इसमें बिल्डिंग वर्कर की डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी स्किल्ड, semi-skilled or unskilled manual, supervisory, technical or electrical work for hire or reward in connection with any building or construction work, but does not include any such person who is employed mainly in managerial and administrative capacity. इसमें भी एक लॉक लगा है कि जो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में लोग काम करते हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। ये केवल स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्कर्स, वेदर दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड और दे आर एम्प्लॉयड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर और एनी अदर सिस्टम। बहुत स्पष्ट परिभाषा है और बहुत स्पष्ट इसका एरिया ऑफ वर्क डिफाइंड है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एंड बेनिफिशियरी। जो इसमें हम स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लोगों की बात कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन या उन बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? सबसे पहला, एवरी बिल्डिंग वर्कर हु इज बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 60, जिसकी 18 साल से अधिक और 60 साल से कम की उम्र है, वह फुल्ली कॉन्शियस माइंड का व्यक्ति है, वह इस बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में काम करता है, और जिसने कम से कम 90 डेज पिछले 1 वर्ष में काम किया है, वह या पिछले 12 महीने में काम किया है, वह इसके लिए एलिजिबल है और उसका इसमें रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, तभी वह इसका बेनिफिट ले सकता है। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज टू द अकम्पेंड विद प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उसकी कुछ फी है जो अभी वर्तमान में 50 रुपीज पर पर्सन है, वह सबमिट करनी है और उसका एक कार्ड बनाकर उसको अपने पास रखना है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन अवेयरनेस ना होने के अभाव में लोग अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जाता नहीं, इसलिए उन्हें कुछ लगता नहीं। और इसमें एक और बेनिफिट है, यदि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो इसमें भी जैसे पीएफ का यूएन नंबर है, इसमें भी एक यूएन नंबर ऐसे ही मिलता है, आप जहां भी जाएंगे वो आपके साथ साथ चलेगा, तो एक बड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं बीओसी वेलफेयर बोर्ड्स, ये स्टेट में कैसे काम करते हैं। Every state government shall constitute a board to known as Building and Other Construction Workers Welfare Board। यह लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है
और लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट इसको गठित करता है। इसमें कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स के लोग हैं, जो कुछ इसमें यूनियंस के लोग हैं, उन सबको यहाँ इस बोर्ड में सिस्टम में बनाया गया है। बोर्ड सेल कंसिस्ट चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नंबर ऑफ अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15। इसमें कुल मिलाकर 15 लोग होते हैं और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। द बोर्ड सेल प्रिपेयर इट्स बजट, उनका अपना बजट बनता है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और प्रॉपर अकाउंट्स एंड अदर रिलीवेंट रिकॉर्ड उनको डेवलप करना पड़ता है। और इसमें लेबर डिपार्टमेंट का एक अधिकारी अपॉइंट किया जाता है जो इसकी सेस की असेसमेंट करता है, जो बोर्ड की मदद करता है, जो इसमें एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेज हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज हैं या अवेयरनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उन सबको वो डेवलप करता है। तो यह बोर्ड का काम है। अब बात करते हैं कि इसमें आवर्स ऑफ वर्क कितने हैं। इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, 8 घंटे इसमें निश्चित किए गए हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें डिफाइन की गई है। द फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स एंड प्रोवाइडेड ए 1 डे रेस्ट इन ए वीक, इसमें वीकली ऑफ का भी प्रावधान डाला गया है कि आप वीक में 6 दिन काम करेंगे और 7वां दिन कोई भी आप फिक्स करिए, जो या तो उस एरिया में होता है या आप जो फिक्स कर सकते हैं। वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, यदि किसी आदमी से आप या किसी वर्कर से 8 घंटे से अधिक काम ले रहे हैं तो उसको ओवर टाइम, जो उसकी बेसिक प्लस डीए आपने सिस्टम बना रखा है, उसका डबल 2 टाइम्स पेमेंट करना होगा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड, ये जिम्मेवारी या तो कॉन्ट्रैक्टर की है या जो एम्प्लॉयर है उसकी है। नो डेफ और डिफेक्टिव विजन पर्सन, जिसका कलर ब्लाइंडनेस है या आंखें से पूरा नहीं दिखता है, या 1 आइड पर्सन है जो पूरी तरह 360 डिग्री नहीं देख सकता है, वह इसमें एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकता। तो ये इसके कुछ प्रावधान है। अब बात करते हैं वेलफेयर एंड अदर कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विसेज, इसमें क्या क्या आती हैं। The employer shall provide the every place where the building and other construction work is in progress, चाहे वो ब्रिज बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइन इधर से उधर सप्लाई की जा रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है या और कोई एक्टिविटी है, वहाँ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर, गर्मियों में 1 अप्रैल से लेकर के और 30 सितंबर तक ठंडे पानी की व्यवस्था, अदरवाइज ऑर्डिनरी ड्रिंकिंग होलसम वाटर, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ लैट्रिन्स और यूरिनल्स की व्यवस्था, यदि उनकी फैमिली उनके साथ है, बहुत सारी जहाँ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन पर फैमिली साथ में ही रहती है, तो उनके रहने की, उनकी क्रचेज की और उनके खाने पीने की, कैंटीन की और फर्स्ट एड की, किसी को छोटी मोटी चोट लग जाती है, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, तो फर्स्ट एड सर्विसेज वहीं मुहैया कराना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। द एम्प्लॉयर शैल कंस्टिट्यूट ए सेफ्टी कमेटी इफ देयर आर 500 और मोर वर्कर्स एंड ऑल्सो अपॉइंट ए सेफ्टी ऑफिसर। तो एक सेफ्टी कमेटी और एक सेफ्टी ऑफिसर का गठन होना आवश्यक है, जिसका रोल है कि वो ये जाकर के साइट पर देखे कि वहाँ कोई अनसेफ वर्किंग कंडीशंस या अनसेफ एक्ट, 2 शब्द बहुत पॉपुलर हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और अनसेफ एक्ट तो नहीं हो रहा है। ये जो सेफ्टी कमेटी है उसका रोल है और जो सेफ्टी ऑफिसर है उसका रोल है कि वह उनको इमीडिएटली रिमूव करे। यदि कोई अनसेफ एक्ट कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे या अवेयरनेस प्रोग्राम करे, और यदि अनसेफ वर्किंग कंडीशंस है तो एम्प्लॉयर से कह करके उन्हें तुरंत रिमूव कराए। दूसरा, एम्प्लॉयर शैल गिव द नोटिस टू अथॉरिटी एनी एक्सीडेंट अकर्स विच डेथ
or any bodily injured it prevented from the working period of 48 hours। यदि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वह 48 आवर्स तक काम पर नहीं लौट सकता या किसी की डेथ हो गई है तो इसका इमीडिएटली जो अथॉरिटी है उसको इंफॉर्मेशन देना और इन केस ऑफ डेथ लोकल पुलिस स्टेशन में सूचना देना आवश्यक है। तीसरा, appropriate government has power to make rules and framing model rules for safety measures and course of their employment and appliances provided to them for their safety, health and protection। तो यह प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार का दायित्व है कि वह अपने अपने राज्य के लिए या जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को वह उनसे संबंधित पीपीईज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या अप्लायंसेस मुहैया कराए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा एनवायरनमेंट टॉक्सिक ना हो या हैजार्डस प्रोसेस ना हो या कोई और ऐसी जो अनहेल्दी प्रोसेस है वो ना हो, उनसे प्रोटेक्ट करने का सावधानी बरतें। अब बात करते हैं इसका इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इस एक्ट में लेबर डिपार्टमेंट है तो एन इंस्पेक्टर में एंटर इन द प्रेमाइसेस एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड एंड रजिस्टर। वह अपना आई कार्ड दिखाएगा, किसी भी साइट पर जाकर वह रिकॉर्ड रजिस्टर को एग्जामिन कर सकता है कि जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबको प्रॉपर वेजेज, उनका वेलफेयर, उनका रिकॉर्ड और उनका इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। दूसरा, सीज और टेक कॉपीज ऑफ रजिस्टर्स रिकॉर्ड एंड वेजेज। जो उनका वेज रजिस्टर है, ओवर टाइम रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, उनको या तो सीज कर सकता है या उनसे उनकी कॉपी मांग सकता है फॉर देयर रिकॉर्ड आफ्टर देयर सिग्नेचर। स्पेशल प्रोविजंस हैं तो इसमें एन एम्प्लॉयर शैल बी रेस्पॉन्सिबल बाय प्रोवाइडिंग कांस्टेंट एंड एडिक्वेट सुपरविजन। अपनी साइट पर या अपने कार्यस्थल पर वह प्रॉपरली कंसिस्टेंटली सुपरवाइज करेगा, सुपरविजन करेगा और जहां गलती होगी उसे ठीक कराएगा। दूसरा, he or she shall be responsible for payment of wages and compensation and he or she sent the notice of commencement of at least before 30 days। वो रिटर्न सबमिट करेगा। तो ये प्रोविजंस इसमें बहुत स्पष्ट से दिए गए हैं और जो रिकॉर्ड बनता है, जो उसकी कॉस्ट आती है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसी के आधार पर सेस का निर्धारण भी होता है। अब बात करते हैं कि यदि कोई आदमी टाइमली सेस जमा नहीं करता है या जानबूझकर इस एक्ट को वायोलेट करता है, उस पर क्या लागू होगा। Whoever contravenes the provisions shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or which may extend to 2000 rupees or both, एक कंडीशन। दूसरी, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग, यदि कंटिन्यूइंगली करता ही जा रहा है, वो अपने में सुधार ही नहीं ला रहा है, एन एडिशनल फाइन which may be extend 100 rupees for every day during such contravention। 2000 प्लस 100 रुपीज पर डे के हिसाब से जब तक वो उसको ठीक नहीं कर लेता तब तक उस पर पेनल्टी लगेगी। ये वर्तमान है, लेकिन जब भी नए कोड लागू होंगे तो उसमें ये अमाउंट बहुत अधिक है। अभी तो मैं जो वर्तमान एक्ट है उसी की बात कर रहा हूं, लेकिन जब नए कोड ये OSH का हिस्सा है, जब वो लागू हो जाएंगे तो यह अमाउंट बहुत अधिक है। There is also penalty for failure to give the notice of commencement, penalty for obstruction, penalty for other offenses। इन सब का प्रावधान इस एक्ट में बहुत स्पष्ट दिया गया है और इनका यदि ठीक से एग्जीक्यूशन किया जाए तो जो कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनका सोशल स्टेटस काफी अपलिफ्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसका कंक्लूजन। द कंप्लायंस ऑफ BOCW एक्ट इज हैंस बेनिफिशियल फॉर द वर्कर्स
ऑफ द कंट्री, जो भारत में 8 करोड़ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, यदि ठीक से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और सबको बेनिफिट एज पर एक्ट दिया जाए, जैसा कि एक्ट एनविसेज करता है, तो सबका जो इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस है, सोशल सिक्योरिटी है, वो बहुत अच्छी हो सकती है। empowering them with safety, social security, benefit health, living conditions, and reduction to exploitation, whereas the establishment is benefited by ensuring a happier morale among its workers, leading to the satisfactory contribution to their works performed. Abiding by the law and timely compliance for the establishment also enhance their corporate image and value among the stakeholders. जैसे L&T है और बहुत सारी अच्छे कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छे से अपने यहाँ इन एक्ट की कंप्लायंस करती हैं, लेकिन जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो कंप्लाई नहीं करते हैं। और इस एक्ट का कंप्लायंस यदि मुझसे आप ऑनेस्टली पूछें तो अभी तक 10% भी ठीक से नहीं होता है। तो कितना बड़ा दायरा है जो ठीक करने की तुरंत आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो पैसा, जो हमने अभी बात की, इसमें ये सब बेनिफिट्स है, तो इसका पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए इसके साथ साथ एक दूसरा एक्ट पास किया गया, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, जो इसी के साथ हुआ। उसमें इस पैसे की उगाही करने का प्रावधान है कि ये पैसे कैसे वसूल किया जाए, किन से वसूल किया जाए, किस परसेंटेज में वसूल किया जाए, ये सब उसमें दिया गया है। इसमें लेवी कहाँ लगती है, इसको लेवी कहते हैं, कुछ लोग सेस कहते हैं, कुछ लोग इसको टैक्स कहते हैं, जबकि टैक्स कोई वर्ड नहीं है। देयर शैल बी लेविड एंड कलेक्ट सेस फॉर द पर्पज ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट इन सच ए रेट जो 2% से अधिक नहीं हो सकता और 1% से कम नहीं हो सकता, जहां जो बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब उस बिल्डिंग में बिल्डिंग की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इन्वॉल्व है, और यदि आप देखें जहां मशीनरी एस्टेब्लिश की जाती है, वहां डिस्प्यूट होता है कि वो मशीनरी की कॉस्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जैसे नई कोई फैक्ट्री बनती है, जब तक वो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसकी जितनी भी बिल्डिंग और लैंड की कॉस्ट को छोड़ करके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट, परचेज की कॉस्ट, उन सबको इंक्लूड करके उस पर ये 1% या 2% विच एवर इज एप्लीकेबल लेना चाहते हैं, और उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट होता है और वह अमाउंट बहुत बड़ी होती है। मैंने लोगों को एक एक बार में 100 करोड़ रुपए जमा करते देखा है। 100 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। 100 करोड़ में कितने लोगों का भला होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस एक्ट में इतना पैसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर या बेनिफिट जो बेनिफिशियरी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, द सेस लेविड अंडर द सबसेक्शन 1 shall be collected from every employer such manner, वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आगे बढ़ती जाती है उसको जमा करना है एडवांस में, और हर महीने उसकी रिटर्न सबमिट करनी है, और जितना उस रिटर्न में से एडजस्ट होता जाए उतना एडजस्ट होता जाता है। फाइनली जब उसका असेसमेंट प्रॉपर होगा तो कितना जमा हो गया, कितना लास्ट में बचता है या कितना एडवांस आ गया, वो रिटर्न हो जाता है। यह एक प्रोसीजर है। तीसरा, to proceed of the tax collected under the subsection 2 shall be paid to the local authority, जो स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहां ये जमा होगा और वहां से आपको इसकी रिसीट मिलेगी। तो इसका प्रोसीजर बिल्कुल स्पष्ट है सेक्शन 3 में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4, फर्निशिंग द रिटर्न। एवरी एम्प्लॉयर शैल फर्निश सच रिटर्न टू सच ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी इन सच ए मैनर एंड सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। बिल्कुल स्पष्ट इसका प्रोविजन, किस फॉर्म में क्या रिटर्न, कितनी कॉस्ट है, वो सब भरा हुआ है। कितना प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया, कितना जमा करना है, सब चीजें साफ साफ दी हुई है।
If any person carrying on the building and other construction work liable to pay cess under subsection 3 fails to furnish any return under subsection 1, the officer of the or the authority shall give a notice. उसमें नोटिस दिया जाना जरूरी है कि आपको ये रिटर्न सबमिट करनी थी, आपने नहीं की, इतनी डिले हो गई, उस हिसाब से उस पर पेनल्टी बनती है। तो ये एक्ट बहुत अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन फिर भी लोग इनसे बचना चाहते हैं। बहुत डिस्प्यूट है, अब तो थोड़ा कम हो गया, इनिशियली बहुत डिस्प्यूट अराइज हुए थे, लोग सुप्रीम कोर्ट इवन एपेक्स कोर्ट तक गए थे, हाई कोर्ट्स में गए, स्टेट में और सुप्रीम कोर्ट में गए। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द सेस, जो सेक्शन 5 है। जो ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट का, द ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, द ऑफिसर और अथॉरिटी टू whom or to which the return has been furnished under section 4 shall, after making the cause to be made such inquiry as think fit, after satisfying himself or itself that the particulars stated in the return are correct। दो चीजें हैं, रिटर्न टाइम से आई है और वो रिटर्न करेक्ट है, तो वो उस प्रोसेस में असेस कर उसका फाइनल ऑर्डर इशू करता है। दूसरा, इफ द रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड, यदि रिटर्न नहीं दी गई है तो वह नोटिस दे सकता है और जो उसको उचित लगता है अपने हिसाब से सेस वसूल करने की बात कर सकता है। तीसरा, an order of assessment made under subsection 1 or subsection 2 shall specify date which the cess shall be paid by the employer। वह एक डेट निश्चित कर देगा, यदि आपने इस डेट तक नहीं दी तो हम रेवेन्यू की तरह रिकवरी में चले जाएंगे। इसमें रिकवरी का प्रोसेस वही है जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट जैसे अपने यहाँ स्टेट की रेवेन्यू कलेक्ट करती है थ्रू कलेक्टर या एसडीएम, उसी तरह से यह भी कलेक्ट किया जाएगा और उसके जो रिकवरी करने के एक्सपेंसेस होंगे वो भी उसी एम्प्लॉयर को या बिल्डर को या जो कंस्ट्रक्शन का ओनर है उसको बियर करने होंगे। पावर टू एग्जेम्प्ट, सेक्शन 6 में कुछ पावर दी गई हैं, किन किन चीजों को छोड़ सकते हैं, किन किन को छोड़ा जा सकता है, ये यहाँ कुछ पावर्स इसमें एनविसेस्ड है और इनको जब टाइमली सदुपयोग किया जाए तो इनका काफी इंपैक्ट अच्छा आता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट। यदि किसी ने टाइम से जमा नहीं किया तो इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। सेक्शन 3 में जितनी रिकवरी आपकी बनती है और आपने टाइम से जमा नहीं की तो उसमें पर मंथ 2%, एनुअली 24% इंटरेस्ट है और वो देना ही होगा। दूसरा, जो सेक्शन 10 में रिकवरी का है, यदि आपने नहीं दिया तो इसकी रिकवरी का वही तरीका है, any amount due under this act including any interest or penalty from the employer may be recovered in the same manner as an arrears of land revenue। जैसे लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है पुलिस बल के साथ, यदि आप टाइम से नहीं देते तो यह करने का या आपकी प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार इसमें स्पष्ट दिया गया है। तो ये कुछ मेन प्रावधान है। अब इसमें अपील का जिसको लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी गजब बात है, यदि आप अपील में जाने करना पड़ते हैं तो पहले आपको 25% जो सेस आप पर ड्यू हो गई है उसको जमा करना होगा और अभी तो जब नए एक्ट आएंगे तो यह अमाउंट और बढ़ जाएगी। तो यह एक बड़ा प्रावधान है कि पहले आप जमा कीजिए और फिर अपील में जाइए। एवरी अपील preferred under subsection 1 shall be accompanied by the such fee as may be prescribed। इसकी फी भी है। After the receipt of the appeal, subsection 1, the appellate authority shall, after giving the appellant an opportunity to being heard, दोनों पक्षों को सुनेगी, प्रॉपर एंड फेयर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेस पर अपॉर्चुनिटी देगी और उसको एक्सपीडियसली बहुत तेजी से काम करेगी, ये नहीं बहुत दिनों तक चलता रहे। एवरी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल। फिर अपील की अपील नहीं है इसमें, शैल नॉट बी कॉल्ड ए क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ।
तो ये इसमें विशेष प्रावधान है, इसीलिए अपील करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपकी जानकारी अपडेट करता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों को आपको डेवलप करना है उनको शेयर अवश्य कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित कीजिए कि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। यदि आपको लगता है कि किसी विशेष एक्ट पर आपको जानकारी चाहिए तो हमें लिखिए, हमारा यही काम है, और हम लेबर लॉ पर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं कि भारत में हम लेबर लॉ की कॉम्पिटेंसी की अवेयरनेस इतनी बढ़ा दें कि जहां इसका यूज होना है वो प्रत्येक व्यक्ति इसको ठीक से समझे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को प्रेरित करे, समझाए कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसमें आपका भी भला है, राष्ट्र का भी भला है और हमारा भी भला है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी निवेदन के साथ कि आप हमें लिखेंगे अवश्य।